हेलो एवरीवन, आपका मेरी चैनल हिंदी फॉर ऑल में स्वागत है। और आज हम सब लोग साहित्य सागर पुस्तक की दूसरी कहानी काकी को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन बड़े सवेरे जब श्यामू की नींद खुली तब उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ था। घर में बहुत शांति थी। श्यामू एक 5 साल का छोटा अबोध बालक था। अबोध अर्थात उसमें इतनी समझ न थी। एक दिन जब उसकी सवेरे में नींद उड़ी तो उसने देखा कि घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ था। उसकी काकी उमा एक कंबल पर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए भूमि शयन कर रही है। अभी काकी अर्थात श्यामू की माँ थी। वो श्यामू के घर में और छोटे बच्चे रह रहे थे। उनकी वह श्यामू की माँ काकी होगी, इसलिए वह उन्हें काकी काकी कहकर बुलाते थे। और श्यामू बचपन से उसकी माँ को काकी ऐसा सुन रहा था। इसलिए अभी आप भी सोचिए, बचपन से अगर कोई बच्चा एक बात सुन रहा हो तो वह वही समझेगा ना कि उसकी माँ को काकी ही कहना होता है। इसलिए वह उसकी माँ को काकी कहता था और उसके पिता को काका कहता था। तो वही दिन उसने देखा कि उसकी माँ अर्थात उसकी काकी ऊपर से नीचे तक कपड़ा ओढ़े भूमि शयन मतलब ज़मीन पे सो रही थी, नीचे ज़मीन पर सो रही थी। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप कर रहे थे अर्थात रो रहे थे। उसे घेर कर उसके आजू बाजू में खड़े होकर करुणा भरे स्वर में रो रहे थे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोग जब उसकी माँ का नाम क्या था, उमा, उसको शमशान ले जाने के लिए उठाए तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। मतलब बहुत मस्ती की, मतलब बहुत हिलम डुली की और उसकी माँ को छुड़ाने की कोशिश की, उसकी माँ को उठाने की कोशिश की। ऐसा सब किया। लोगों के हाथों से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वह लोगों के हाथों से छूट गया और उमा के ऊपर गिर गया। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। वह बेचारा छोटा 5 साल का अबोध बालक था। उसको मरण और जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी काकी मर चुकी थी, इसलिए लोग उसके घर के बड़े बुजुर्ग उसे शमशान ले जा रहे थे। उसे लगा कि उसकी माँ बेचारी सो रही थी, फिर भी यह लोग उसे उठाकर शमशान ले जा रहे थे, इसलिए वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश में था। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। छोटा बालक है, इसलिए उसे हटाना बड़ा मुश्किल था। वो पूरी कोशिश में था कि वह अपनी काकी को शमशान न ले जाने देगा। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। अभी छोटा बालक है, छोटे बालक को कोई अग्नि संस्कार में ले नहीं जाता, क्योंकि वो बड़ा घबरा जाता है, उसके मन पर असर हो सकती है। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाल ले लगी। अभी उनकी एक दासी होगी जो उसे घर पर ही संभालने लगी। राम राम करना अर्थात वो भगवान का नाम ले रही थी, क्योंकि किसी को शमशान ले जा रहे हैं तो भगवान का नाम लिया जाता है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों अर्थात श्यामू के घर के बड़े लोग ने उन्हें विश्वास दिलाया। उन्हें किसके लिए कहा गया है? श्यामू के लिए कहा गया है कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। काकी अर्थात मैंने आपको कहा है उसकी माँ, श्यामू की माँ उसके मामा के यहाँ गई है, ऐसा यद्यपि बुद्धिमानों अर्थात घर के बड़े बुजुर्गों ने श्यामू को बोला। अभी किसी की माँ मर जाती है और वो बच्चा बड़ा छोटा होता है तो उसे ऐसा नहीं कहा जाता कि आपकी माँ मर चुकी है। इसे ऐसे बहाना ही दिया जाता है, इसलिए उस बच्चे के दिल में और उसके मगज में ऐसा इश्यू ना आए। परंतु अत्यंत
के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रहता। मतलब झूठ के आवरण में, झूठ के अंदर सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सकता। अगर आप कोई झूठ बोलोगे तो सत्य सामने आ ही जाने वाला है, आज नहीं तो कल। आसपास के अन्य अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। श्यामू के घर के आसपास उसके अलग अलग मित्र, उसके जैसे अबोध बालक, मतलब उसके मित्र, 5-6 साल के मित्र रहते होंगे। उन्होंने श्यामू को सब सच बता दिया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। बालकों ने उसे क्या बताया कि उसकी माँ अर्थात उसकी काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ, मतलब ऊपर भगवान के यहाँ चली गई है। तब वह छोटे बालक भी ऐसा नहीं कहते थे कि आपकी माँ मर गई है। उन्होंने ऐसा कहा कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ गई है, अर्थात ऊपर भगवान के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। काकी के लिए वो कई दिन रोता था। उसका रुदन, मतलब रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, रुदन तो शांत हो गया पर शोक न रुक सका। पर उसके मन में जो दुख था वो शांत न हुआ। उसका दिल शांत हो गया पर मन का दुख न शांत हो सका। वर्षा के अनंतर 1 ही 2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी अगोचर हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि वर्षा आती है तो थोड़े दिनों में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। भीतर ही भीतर वह पानी रहता है। भले ही ऊपर का पानी उड़ जाता है पर अंदरूनी तो वह चोट रहती ही है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। उसके अंदर, एकदम शरीर के अंदर वह दुख, उसकी माँ को खोने का, उसकी काकी को खोने का दुख अंदर ही रह गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। वह कभी कभी अकेला बैठा बैठा आकाश की ओर ताका करता था और सोचता रहता कि ये क्या हो गया, मेरी काकी राम के यहाँ चली गई है, मैं उन्हें कैसे नीचे बुलाऊं, अभी क्या हो सकता है, वो ऐसा सोचा करता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। आकाश में उसने एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्यों सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। उसे कुछ तो विचार आया जिससे उसका हृदय एकदम शांत हो गया। वो सोचने का, हाँ ये बराबर है। विश्वेश्वर, यहाँ विश्वेश्वर रामू के पिताजी है, जिस रामू उनको भी काका ही कह के बुलाता था, इसलिए विश्वेश्वर रामू के काका थे। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो। तभी उसने विश्वेश्वर को क्या बोला कि काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। उसने ऊपर आसमान में पतंग देखी, उसे एक विचार आया और फिर उसने विश्वेश्वर को जाके कह दिया कि मुझे एक पतंग मंगवा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क हो रहा करते थे। मतलब उनके मन में भी बहुत कुछ चलता न था, वो भी काफ़ी दुखी थे। अच्छा मंगा दूंगा, विश्वेश्वर ने उसे ऐसा कह दिया। हाँ मंगा दूंगा, फिर कभी मंगवा दूंगा, क्योंकि उनका भी इतना ध्यान न था। पत्नी की मृत्यु के बाद उनके मन पर भी काफ़ी असर हुई थी। कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। मतलब उसे बहुत जल्दी में उसे बहुत उत्साह था। वो पतंग उसे अभी के अभी चाहिए थी। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। वह अपनी जो इच्छा थी वह किसी तरह रोक ना सका। उसे पतंग चाहिए थी ही, अभी के अभी चाहिए थी उसे। एक जगह खूंटी, मतलब ऐसा हुक होता है, हुक पे विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। विश्वेश्वर का कोट एक हुक पे टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा ना उसे। फिर उसने एक स्टूल सरकाया, क्योंकि वह छोटा था, उसकी हाइट, उसकी कद इतनी थी नहीं,
इसलिए उसने स्टूल सरकाया। फिर उस पे चढ़ा और विश्वेश्वर के कोट 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 की जेब को टटोली, मतलब जेब में देखा, जेब को हिलाया अंदर से। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वह वहाँ से भाग गया। उनमें से उसे एक चवन्नी मिली। चवन्नी अर्थात 25 पैसे। उसे 25 पैसे मिले और जैसे ही वो मिले वह फटाफट भाग गया। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उसको पतंग अभी के अभी चाहिए थी और उसके पिता उसे कह रहे थे कि हाँ वह उसे मंगा देंगे, बाद में कभी मंगा देंगे, और उसे पतंग लेने की काफ़ी जल्दी थी। इसलिए उसने विश्वेश्वर का कोट की जेब को टटोली और उसमें से जो 25 पैसे वह उसे मिले वह लेकर वह तुरंत भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। समवयस्क मतलब सेम उम्र का। उसकी और श्यामू की और भोला की उम्र एक जितनी ही थी। सुखिया दासी, जो दासी उनके घर काम करती थी, उनका नाम था सुखिया। और वो जो लड़का था जो श्यामू का दोस्त था उसका नाम था भोला, जो किसका बेटा था? सुखिया दासी का बेटा था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर, जीजी अर्थात इधर बहन होती है, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। उसने क्या कहा भोला को? उसने भोला को शांति से एकदम धीरे स्वर में कहा कि अपनी जीजी है उसे कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पावे, ऐसा उसने कहा। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। फिर पतंग आई। फिर अंधेरे घर में, मतलब एक अंधेरे कमरे में जहाँ कोई आता जाता न हो, उस कमरे में उस पतंग में डोर बंधने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। श्यामू अब भोला को कोई बात कहने वाला था, इसलिए उसने धीरे से भोला से कहा कि तुम किसी को कहोगे नहीं ना? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। श्यामू के मन में एक प्लान था। वह प्लान क्या था कि वह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजेगा और फिर अपनी काकी को बुलाएगा और उसकी काकी उस पतंग की रस्सी से उतरकर ज़मीन पे आएगी। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। ऐसा उसने क्यों कहा है कि वह लिखना नहीं जानता? क्योंकि वह छोटा बालक था और उसे उस पतंग पे उसका नाम क्यों लिखना था? क्योंकि उसके मन में ऐसा विचार आ रहा था कि अगर वो उस पतंग पे उसका नाम लिख दे तो शायद ऊपर वो डायरेक्ट काकी के पास ही पहुंचेगा और काकी पढ़कर नीचे आ सकेगी, वरना वो पतंग कहीं खो गई तो काकी को न मिल पाएगी। भोला श्याम से अधिक समझदार था। ऐसा क्यों कहा गया है कि भोला श्याम से अधिक समझदार था? दोनों समवयस्क उम्र के ही थे, दोनों सेम एज के, सेम उम्र के ही तो थे। ऐसा इसलिए कहा गया है कि भोला गरीब परिवार से था, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, इसीलिए उसमें थोड़ी ज़्यादा बुद्धि होगी। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी। उसने क्या कहा श्यामू को कि यह डोर तो बड़ी पतली है, इस एक पतली डोर से काकी उतर न सकेगी, यह डोर काकी को सहन न कर पाएगा, इसलिए इसके टूट जाने का डर है, और अगर वो डोर टूट गई तो काकी बेचारी गिर जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब भोला ने कह तो दिया श्याम को कि हाँ मोटी रस्सी होनी चाहिए, पर तकलीफ़ क्या थी? तकलीफ़ यह थी कि श्यामू के पास मोटी रस्सी लाने के पैसे ही न थे। उसको सिर्फ चवन्नी मिली थी, जिससे चवन्नी भी उसने बिना पूछे ली थी, इसलिए अब उसे डर लग रहा था कि अब वो पैसे लाएगा तो कैसे लाए, पैसे लाएगा तो किधर से लाएगा। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब
यह बात ₹1,00,000 की सुझाई गई है। ₹1,00,000 के मतलब बहुत अच्छी सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। अभी श्यामू छोटा था, 5 वर्षीय था और अबोध भी था, अबोध बालक था। फिर भी उसमें इतनी बुद्धि थी और उसने यह कहा भोला को कि घर के जो बड़े बुजुर्ग उसे उसकी काकी को बिना कुछ दया माया के जला कर आए हैं, वो तो उसकी मदद न करेंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। चिंता के मारे उसको नींद तक नहीं आई थी। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से ₹1 निकाला। पहले दिन उसने चवन्नी का आविष्कार किया था। इस बार वह फिर गया, विश्वेश्वर की कोट से ₹1 निकाल के आया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा ले। उसने कहा कि अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, मतलब कम पड़ेगी। ओछी अर्थात कम होता है। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रहूँगा। अभी जवाहिर भैया जो होंगे वो श्यामू के कोई रिश्तेदार या उसके भैया होंगे, उससे वह कागज पर काकी लिखवा लेगा, क्योंकि उसे लिखना तो नहीं आता था। नाम की चिट रहेगी तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लित मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे, फिर से अंधेरी कोठरी मतलब जहाँ कोई आता जाता न हो, वहाँ बैठे बैठे वो लोग पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात मतलब अचानक से, शुभ कार्य में विघ्न की तरह, मतलब अच्छा कार्य कर रहे थे ना वो लोग, रस्सी बांध रहे थे की तरह उग्र मतलब एकदम गुस्सा धारण कर विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारी कोट से ₹1 निकाला है। अभी पहले चवन्नी निकाली थी तो उन्हें पता नहीं चला कि कहाँ वो निकाला होगा, कोई किसी गिर गया होगा किधर, उसे ऐसा पता नहीं चला होगा। पर जब ₹1 चोरी हो गया तो उसे शंका गई, इसलिए वो आए कमरे में और उन्होंने भोला और श्यामू से पूछा कि तुमने हमारी कोट से ₹1 निकाला है। भोला सबकाकार एक ही डांट में मुखबिर हो गया। वह एक ही डांट में डर गया और पूरी बात बता दी। कोई झूठ न कहा और अपने मित्र की पूरी पोल खोल दी उसने। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, उसने सच सच बोल दिया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे झड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। विश्वेश्वर ने बेचारे श्यामू को 2 चमाटे मारे और बोला कि चोरी सीख कर क्या तू जेल जाना चाहता है? अभी देख मैं तुझे कैसे समझाता हूँ। कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाला। वह पतंग थी जो श्यामू लाया था, वो राम के यहाँ भेजकर अपनी काकी को बुलाने के लिए, वह भी उसने फाड़ दी। अब रस्सियाँ की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई है? फिर और एक बार उसने पूछा कि रस्सियाँ किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है। कहते हैं इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। फिर जैसे ही विश्वेश्वर ने भोला को पूछा कि रस्सियाँ किसने मंगाई, तब भोला ने यह भी सच सच बोल दिया कि हाँ, रस्सियाँ श्यामू ने मंगाई है। श्यामू कह रहा था कि ये रस्सियाँ राम के यहाँ भेजकर उसकी काकी को नीचे बुलाएंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़ा हो गया।
वह एकदम शांत होकर उसके मन में बड़ा दुख हो रहा था कि यह मैंने क्या कर दिया। वह एक जगह पर खड़ा हो गया। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। सियाराम गुप्त ने यह कहानी लिखी है। आपका धन्यवाद यह कहानी सुनने के लिए, और मुझे आशा है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम अगला वीडियो डालेंगे काकी की शीर्षक और सार्थकता और उसके बारे में 1-2 हफ्ते में। ठीक है, धन्यवाद।